गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अदरीस। आम इंतखाबात को 6 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल नताइज पर शकुक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और कई जमातें मिलकर एक बार फिर हुकूमती इत्तेहाद तरतीब दे रही हैं। गुज़िश्ता शब चौधरी शुजात हुसैन के घर तमाम जमातों की सीनियर क़यादत ने खुलकर शहबाज शरीफ की क़यादत में नई हुकूमत के क़याम का इंदिया दिया। जब मैं तमाम जमातें कहती हूँ, अभी तक 6 जमातें शामिल हो चुकी हैं इस कोलिशन में, एंड ऑब्वियसली इट्स माइनस PTI। पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बहुत इल्ज़ामात लगाए थे PMLN पर, PMLN की लीडरशिप पर। उसका जवाब भी आया था PMLN की तरफ से, यह भी कुछ दिन पहले ही की बात है। लेकिन एक बार फिर ये दोनों जमातें साथ बैठ चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी जमातों के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है और हम मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। लेट्स वॉच इट। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये स्प्लिट मैंडेट आया है। ये पार्टी जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की, जो कि मुंतखब होके आई है, और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी बहाएंगे कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुफाहमत की सियासत का नारा लगाया और तहरीक इंसाफ को भी साथ बैठने की दावत दे दी। उन्हें भी देखिए। रिकन्सिलेशन भी करनी है और रिकन्सिलेशन में PTI भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI रिकन्सिलेशन में ना आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलेशन में आए, हमसे बात करे, इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो। हर चीज को पे नजर रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते। इस दुआ से कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर मिलकर हुकूमत बना रही हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती रहीं और आइंदा मिलकर हुकूमत ना बनाने का दावा करती रहीं। लेट्स वॉच दैट। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। हुकूमत अगर बनना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। बातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। ये जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। अंडर 19 का खिलाड़ी आया है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, और जहाँ से आए हैं वहाँ जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहाँ पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। रज़ा हारून साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले तो ये बताएं कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं आसिफ ज़रदारी साहब, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई और भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कोई और हो सकता है। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस ब्रीफिंग थी CEC की मीटिंग के बाद, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होगा तो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब उम्मीदवार होंगे। और उसकी वजह उन्होंने बताई थी कि जो मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह की जो है वो कन्फ्रंटेशन है या पोलराइजेशन हो चुकी है, यहाँ तक हो चुकी है कि कौमी मामलात पे, कौमी मफाद पे, इकॉनमी के इंटरेस्ट में भी एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इस मामले में हम सब जानते हैं कि मफाहमत के लिए मफाहमत बादशाह भी कहा जाता है, और 2008 से 2013 में उन्होंने प्रूफ भी किया, मुसलसल प्रूफ करते आ रहे हैं कि ही नोज़ हाउ टू डू डायलॉग, ही नोज़ हाउ टू ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर ऑन वन टेबल। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इस खसूसियत की वजह से चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि उनकी तरफ से प्रपोज हुआ था कि अगर हमारे कैंडिडेट होंगे तो आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे। तो दैट्स फाइनल फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज पर्सपेक्टिव। So पीपल्स पार्टी से और कोई नहीं हो सकता है। इट कुड नॉट बी यूसुफ रज़ा गिलानी और समवन एल्स, इट हैज़ टू बी हिम। लेकिन जो अब कोalition है, आपके ख्याल से लोग बिल्कुल भूल जाएंगे उस वक्त कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे? उस वक्त भी जब मैं कहती थी लोगों को, तो हर कोई, मैंने बिकॉज रोड शोज किए, हर कोई कहता था कि नहीं ये वक्त ही है।
سو اب آپ جب یہ اکٹھے پھر بیٹھ جائیں گے تو ہاؤ ول یو گیو اونرشپ ٹو دس؟ The thing is, Priya, کہ کیپ ان یور مائنڈ کہ ہم پاکستان کی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں نا. سڈنلی ہم لوگ جمپ آؤٹ نہ کر دیں کہ ہم یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں یا جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے. یہاں پہ پولیٹیکل سیاست جو ہے وہ اکثر اسی طرح کے بیانات کی ہوتی ہے. بڑی مثالیں ہیں, صرف ان دو پارٹیز کے درمیان نہیں ہیں, اور پارٹیز کے درمیان ہے. پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا آپ نے دیکھا ایک ماضی رہا اور بہت زیادہ بیان بازی رہی. ایک وقت ہے دونوں کولیشن میں بیٹھ گئے, پھر ایک وقت ہے دونوں الگ ہو گئے, کل ان کے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں. تو سیاست میں بیانات دینا اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس کو فورسفلی دینا اور اپنا پوائنٹ میک کرنا, ظاہر ہے کہ جب دو پارٹی جب تک کولیشن میں نہیں ہیں اور الیکشن میں کھڑی ہیں, اگر بلاول بھٹو صاحب پنجاب میں کوئی تقریر کر رہے ہیں تو وہ پنجاب کی لیڈرشپ کو ہی اپنا مد مقابل رائول سمجھتے ہوئے اس کے ہی حوالے سے بات کریں گے. اس میں ظاہر الیکشن کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ پبلک کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے بندہ. تو آئی تھنک اٹس نارمل ان پاکستانی پولیٹکس میں. ایسی کوئی آج دیکھیں نا پی ڈی ایم کے جو پریزیڈنٹ تھے, آپ نوٹ کریں نا, پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے ساری تحریک چلائی, جن کے ساتھ ساری پارٹیاں ملی. عمران خان صاحب کے علاوہ وہ آج آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کل ہو سکتا ہے ان سے ڈائلاگ ہو, بات چیت ہو, ان کی گریوانسز اگر ریزالو ہوتے ہیں تو اٹ از پاسبل. تو سیاست میں یہی چیز عمران خان صاحب کو بھی سمجھ نہیں ہے. وہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے تھے, کیا گریونس ہے کیا؟ اگر ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا. کینڈیڈیٹ بننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کے لیے کیمپین چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے لیے اپنا جو ہے وہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہی پاکستان کی سیاست کے جوڑ توڑ ہیں. پورا ماضی بھرا پڑا ہے, پورا ماضی بھرا پڑا ہے ہمارا. یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک بڑی مقبول پارٹی کے وہ لیڈر ہیں اس وقت پاکستان میں. اگر دیکھا جائے تو ان کی مقبولیت کے متعلق کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پولیٹکس کے حوالے سے آن گراؤنڈ آپ دیکھیں فریاد کہ عمران خان صاحب فار ون ریزن اور ادر وہ اس وقت جیلڈ ہیں. باہر ان کی کوئی ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے جس کے ذاتی تعلقات ہوں دیگر لیڈرشپ کے ساتھ, جو مفاہمت پر یقین رکھتے ہوں, جو ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہوں, اختلافات رکھتے ہوئے, اپنے آئیڈیالوجیکل اختلافات, اپنے بیانات, اپنے نیریٹیوز کو بالکل رکھتے ہوئے. آپ پولیٹکس اگر نہیں کریں گے, بات چیت نہیں کریں گے. اس وقت تمام جماعتیں ان کے لوگ جو الیکٹ ہو کر آئے ان کے نام پہ ان کو ڈھونڈ رہی ہیں, ان کو بیٹ ڈال رہی ہیں, چارہ ڈال رہی ہیں, ڈرا رہی, کس طرح ہمارے ساتھ آ جاؤ. تمام جماعتیں, تو کیا وہ بات چیت کرے ان سے؟ پھر بھی بات چیت کریں. پولیٹکس تو آرٹ ہی ڈائلاگ کا ہے نا. پولیٹکس تو آپ کے پاس جو زیادتی ہو رہی ہے آپ ان کو اپنا پارٹنرز بنائیں. یہ گریوانسز اگر سب دیکھیں, آج مولانا فضل الرحمان آپ دیکھیں کتنی ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہو گئی. عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے, جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے, پی ایل پی بھی کہہ رہی ہے, اور اب فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا. جب ان سب کا ایک موقف ہو گیا تو اس ایک موقف پہ تو بیٹھ سکتے ہیں نا. یہ بات آپ کی بڑی اسٹرانگ پوائنٹ ہے. تو پھر ان کو کہیں اپنا پولیٹیکل گین اس میں بھی نظر نہیں آتا, تو پھر تو سیاسی تو انداز نہیں ہوا. پھر تو لڑ لیں, پھر تو بیٹل لڑ لیں. بات ٹھیک ہے, صاحب کا حکومت کی ایک اتحادی جماعت جے یو آئی ایف اس اتحاد سے الگ نظر آ رہی ہے. جے یو آئی ایف نے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھائے, نتائج کو ماننے سے انکار کیا. مولانا فضل الرحمان نے تو 9 مئی کے واقعے کو الیکشن سے جوڑنے کی کوشش کی, جو کہ ایک انتہائی عجیب بات ہے. عام انتخابات کوئی ریفرینڈم تو نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ 9 مئی یہ تھا, یہ ایکسیپٹ ہو گیا, یہ ریجیکٹ ہو گیا. کوئی تعلق ہی نہیں ہے دونوں باتوں کا. میں حیران ہوں کہ کیسے مولانا اس وقت 9 مئی کو لے کر آ گئے, جو کہ literally it has got no connection. عوام کی رائے تھی سر, آپ اپنے حلقے میں دیکھ لیتے, اپنے حلقوں میں کام کراتے. پھر میں نے ایک وہاں کے رپورٹر کو فون کیا, میں نے پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیں جو زیادہ اچھی طریقے سے علاقے کو جانتا ہو. پھر ان سے ایک رائے لی, پھر ایک اور رپورٹر سے جن کو میں بڑا کلیئر ان کا موقف ہوتا ہے, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ کافی مخالفت میں بولتے ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے بھی پوچھا. دونوں کا کہنا یہ تھا کہ حلقے میں جو کینڈیڈیٹ تھے اپوزٹ ٹو مولانا فضل الرحمان وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں تھے. سو مقابلہ تھا, کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا. لیکن مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے اور عوامی جدوجہد کے ذریعے
की मुदाखलत से पाक माहौल में असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। जमीयत उलमाए इस्लाम को धांधली के जरिए शिकस्त से दोचार करने की मंसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी कुव्वतों के दबाव से हुई है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। अगेन द क्वेश्चन इज कि आपने भाई की अपोजिशन में बैठ जाएं। मौलाना फजल रहमान ने पर लगा दिया इस वक्त इल्ज़ाम, क्या करें सर, किस तरीके से वोट ला कर दे आपको? परफॉर्मेंस तो पॉलिटिशियन का काम है, अगर वो होगी तो आपको लोग उसका फल देंगे, वो नहीं आए। एंड आई थिंक ये जो इलेक्शन था उसने बता दिया कि आपने जिसको बंद करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश करने की कोशिश की, हर कोशिश की, लेकिन अगर अवाम का फैसला था तो फिर अवाम का फैसला था। हुमायूं साहब, मौलाना फजल रहमान की जो ऑफ़र है, उन्होंने कहा कि हमारे इनके दिमाग ठीक हो जाएं तो फिर बातचीत हो सकती है, करें आप लोग बातचीत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो कहते हैं हमारे दिमाग ख़राब है तो क्या, जब हमें भी जैसे वो कहते, जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आपका ज़राए माश क्या है, तो उन्होंने कहा कि गैबी इमदाद आती है, मुझे गैबी मदद आती है। तो क्या हम भी उस किस्म की गैबी मदद की बात करें? देखिए, बाद में एक चीज़ बताता हूँ। ये जब कहते हैं ना कि JUI को ख़त्म करने की बात की है, परवेज़ खटक से स्ट्रॉन्ग बंदा KP में कोई नहीं था, वो काफ़ी अरसे से जीत रहे। क्या हुआ उसके साथ? 40,000 वोटों से अपने हलके में आ रहा है, उसका पूरा ख़ानदान हार गया है। महमूद खान चीफ मिनिस्टर, उसके साथ क्या हुआ है? अपने हलके में उसने अपने हलके में बहुत ज़्यादा काम किया इन 5 सालों में। उसके साथ क्या हुआ है? उसके साथ यही हुआ है कि 50 से 60,000 हुआ। किन उन लोगों से आ रहा है? किसी बड़े नाम से नहीं आ रहा, उनको कोई जानते ही नहीं था उन लोगों को। देखिए, ये बेसिकली एक अवाम निकली है, उस अवाम ने अपना मैंडेट दिया है। उनकी नज़र में इमरान खान की जो नैरेटिव है वो उनकी नज़र में ठीक है, अवाम की नज़र में इमरान खान सही है। KP की हिस्ट्री में पहले तो सेकंड टाइम कोई नहीं आया, थर्ड टाइम और हर दफ़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लेकर आओ। मतलब कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है, ये तो आपने जीत लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मौलाना फजल रहमान, अब जैसे रजा भाई भी कह रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं एक ट्रूस, तो ये मिल के क्या बात ही नहीं करनी सर, दुश्मनी कर लेनी है? दुश्मनी, देखिए दुश्मनी नहीं है, लेकिन वी कंटेस्ट अगेंस्ट देम एंड वी डिसएग्री विद उनके तर्ज सियासत पे हम डिसएग्री करते हैं। अगेंस्ट जमात इस्लामी वी कंटेस्ट अगेंस्ट एवरीवन। नहीं देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हम उनके कंटेस्ट करें, लेकिन हमें जमात इस्लामी के तर्ज सियासत पे हमें इख्तिलाफ नहीं है। मौलाना के है, मौलाना के तर्ज सियासत पे इख्तिलाफ है, हमें पीपल्स पार्टी के तर्ज सियासत पे इख्तिलाफ है। हमें देखिए, एक बात बताए ना, मौलाना, उसका बेटा, उसका भाई, उसका दामाद, उसका चचा पीपल्स पार्टी में ये जो आज अलग तो नहीं हो गए, जो खटक साहब है उनके बेटा भाभी सब लोग, ये भी आपकी जमात में थे। दो तीन चीजें, अगर आप से कुरैशी साहब बड़ी रिस्पेक्ट है, मैं उससे भी डिसएग्री करता हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं टॉप लीडरशिप की। हम बात कर रहे हैं कि ये जो सक्सेशन होता है ना, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, टॉप लीडरशिप। अब फॉर मतलब रजा हारून साहब, व्हाई कांट ही बी द टॉप पर्सन? यस, व्हाई कांट ही बी? जस्ट नहीं, इट डजंट मैटर ना, पहले भी किसी और में, चलो इनसे पुराने कायरा साहब, व्हाई नॉट हिम? आपकी पार्टी में होता है मारता ही बंदा ऊपर जाता है। देखिए ना, हमारी पार्टी में कुछ नहीं पता, वो किसी को भी बना सकते हैं। असद उमर को हटा दिए ना, असद उमर को, उसकी बजाय आज अगर किसी भी शख्स को जो फर्स्ट टाइम मारा आ रहा हो उसको बता दे, उसकी उतनी इज्जत हो जाएगी। क्यों? इट्स नॉट अ फैमिली डायनेस्टी। अगर आप मुझसे पूछे, आप मुझे बात बताएं कि ये इमरान खान साहब अलीमा खान को भी बना सकते थे। इमरान खान साहब अपने ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं बनाया। इमरान साहब किसी को भी बना सकते थे, वो कोई भी कर सकते हैं। इजाजत है, ब्रेक पे जा रहे हैं, मुझे सारा बानो साहब के पास आने दे। थैंक यू सो मच साया, एंड सॉरी थोड़ा सा हम लेट हो गए आप तक आने में। हल्का NA 210 सांगड़ से इब्तदाई नताइज में आपकी बढ़तरी थी, उसके बाद नताइज रुके। सो ये टेलीविजन का कसूर है, मीडिया का कसूर है? नहीं, टेलीविजन का कसूर नहीं है, जिन्होंने सिम प्लेट पे रख के पीपल्स पार्टी को दिया है उनका कसूर है। अब आपके पास एविडेंस सारा बानो साहबा है? जैसे कुछ लोग तो अपलोड करे हैं फॉर्म 45 या इस किस्म के कोई मामलात। सुने, अल्लाह माफ कर दे, जितनी 2 नंबरी इस मुल्क में होती है, अब मुझे नहीं पता कि ये फेक न्यूज थी, वो खामखा में हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है, या हम लोगों को ठेंगा दिखा रहे हैं, या हम लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोगों की ये औकात है। मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है,
बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि ना मुल्क इनके सामने है, ना इनके सामने अवाम का मुफाद है। उससे पहले आपने बात की इन सब के मिल बैठने की और कहा कि ये जमहूरी अमल है, एक दूसरे के खिलाफ तकरीर करना, यानी कि अवाम बेवकूफ है कि आप अपने अपने हलकों में जाएं, एक दूसरे के वो कहते हैं ना कि सबको बताएं कि हमाम में सब नंगे हैं, और उसके बाद मुल्क के वसी तर मफाद में ऐसी कौन सी आफत पड़ी हुई है कि इक्तदार में ही बैठना है। बट सारा और बाबू इन- साहिबा, सीट एडजस्टमेंट या अलायंस तो आपका भी था पीएमएलएन के साथ। जी जी बिल्कुल, सीट एडजस्टमेंट का हुआ था। मैं तो पहले दिन से उस चीज के खिलाफ थी, और आपको भी पता है कि वो फिर कहाँ से जाता है कि मुल्क के वसी तर मफाद, उसकी लाश हमारे कंधों पे डाल दी जाती है। सीट एडजस्टमेंट क्या, बशीर मेमन साहब थे, थोड़े जाती ताल्लुकात थे, जो मटियारी में जो हमारे 3-3.5 वोट थे कि चले ठीक है ये नून को मिल गए, या उनके जो मौलाना साहब के इधर से 2 लोग खड़े थे, या गोटकी में हमारे वोट थे, वो उस सीट एडजस्टमेंट को इतना उछाल कर क्यों बताया जा रहा है। तो आगे आपने क्वेश्चन रेज किया, आप भी लाइक करते हैं मुखालफत, आपने बहुत स्टेटमेंट्स दी अगेंस्ट पीएमएलएन, बट आपकी एडजस्टमेंट हुई, इस तरह और लोगों की भी हो सकती है, इट्स पॉलिटिक्स। देखिए, मैंने तो अपने तहफ्फुज़ात का इजहार अपनी क़यादत के सामने किया था, और उन्होंने यही मुझे कहा था कि ये सीट एडजस्टमेंट है, उनके साथ इत्तेहाद नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं अभी इतनी सियासतदान नहीं बनी पक्की कि मैं वो कहते हैं ना कि मुल्क के वसी तर मफाद का मास्क पहनकर और मैं बैठ जाऊं कि हाँ जी अब ये मुल्क का वसी तर मफाद ये था कि हम इधर ना बैठे तो पता नहीं मुल्क कोई खुदा न खास्ता 2 टुकड़े हो जाएगा। तो ये जिस तरीके के इलेक्शन भी नहीं, बदतरीन सिलेक्शन हुई है और कोई पुरसाने हाल नहीं, आप इसको इलेक्शन कैसे समझती हैं? आपने पीर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी कि जब लोग के पास आए, अब वो लोग कहाँ से आए, अब जाहिर है जहां से लोग आते हैं कि जी ये इत्तेहाद कर ले तो सीट आपको मिल सकती है, वरना आपके नाम के सामने 0 लिखा हुआ है। तो भाई फिर एक नई पार्टी की तश्कील होनी चाहिए ना, हटाए इनको, फिर ना आवाम को आप तंग करें, ना इस 25 करोड़ का पैसा आप जाया करें, ना हम लोगों के पैसे जाया हो, ना लोगों के जज्बात से खेले, और ना लोग दिल बर्दाश्ता हो। इस वक्त मुल्क में मायूसी फैली हुई है। वो तो वापस हो गई हैं सीटें जी, ओथ लेने से पहले आई थिंक रिजाइन नहीं कर सकते, उनकी पर एक टेक्निकलिटी है, कैसे वापस करेंगे? पता नहीं, कुछ ऐसा ही होगा कि जाहिर है आप जाके ओथ लेके उस वक्त रिजाइन देंगे, ये तो अभी बाद में पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। अभी फ्राइडे को हमारा धरना है, लेकिन ये ना वसी तर मफाद फिर आपके सामने आ जाए और फिर आप लोग रख लें वो 2 सीटें। कॉल आना शुरू हो गई है। मैंने जो सुना है कि कोई इधर से फोन कर रहा है, कोई उधर से फोन कर रहा है। मेरी तो अपनी क़यादत से इस्तदा है कि हमें अपनी बात के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, और अब कोई इसकी जो इस लफ्ज की जो लाश है या इसका बोझ है अपने कंधों पे नहीं रखना चाहिए कि यहाँ पर कोई नहीं है। 16 महीने की जब हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने कहा हमारे वजीर आजम होता तो हालात मुख्तलिफ होते, नून वाले कहते आशरी वजीर आजम होता तो हालात मुख्तलिफ होते। तो अब ऐसी कौन से हालात आ गए कि आपने पीडीएम सीजन 2 शुरू कर दिया? जब पीडीएम सीजन 2 ही रखना था तो फिर ये इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? राइट, मुझे एक ब्रेक पे जाने, क्विक क्वेश्चन टू यू रज़ा हारून बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक। जो शेर अफजल मरवत ने कहा कि कॉल्स करें ज़दाई साहब उनको, इस पे आपका कमेंट? पता नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वो मैंने नोट किया जज्बाती किस्म के आदमी हैं, और ना उनके पास फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना पैराग्राफ चेंज है, बस वो बोल जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मेरा नहीं लगता उनसे कोई रब्ता हुआ होगा। उनकी संजीदा क़यादत मौजूद है, और पीटीआई ने एक नॉमिनेटेड पर्सन रखा हुआ है बैरिस्टर गौर साहब को। अगर कोई रब्ता होगा भी तो मुनासिब संजीदा आदमी से होगा। बिकॉज ये बिलावल भुट्टो साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी वेटेड फॉर पीटीआई। आप लोगों ने वेट किया पीटीआई का? नहीं, पीटीआई का वेट ऐसा चाहिए नहीं क्योंकि दरवाजे पे बैठा हुआ था कि आ जाए। पीटीआई के इटसेल्फ जो एक्शंस है ना, इनिशिएशंस लेना, पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना, अपनी पोजीशन को समझना, वीकनेस और स्ट्रेंथ को भांपना, और पॉलिटिक्स के अंदर आगे बढ़ना। देखिए, हारते भी हैं। एक ज़माने में आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के पास चंद सीटें रह गई थी, फिर भी वो असेंबली में गए। इसी तरह नवाज शरीफ के साथ चंद सीटें रह गई थी, फिर भी असेंबली में बैठे। तो आप अपने आप को सिस्टम के अंदर रखते हैं इन तमाम शिकायत के बावजूद, और राब्ते रखते हैं अपने इख्तलाफात के साथ। इस जगह पे जो पीटीआई की और चेयरमैन जो उनके बानी हैं, जो उनकी ये कमजोरी है, ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में पीटीआई के लोग इस मुल्क के सारे लोग इस मुल्क के पीटीआई में नहीं है।
बहुत सारी पार्टियों में भी हैं, बहुत सारे अलायंसेस बने हुए हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। सिंध में मेरी बहन बैठी हुई है, सायरा बानो साहबा, बड़ा इनका एहतराम है। जीडीए इटसेल्फ इज एन अलायंस, जीडीए कोई पार्टी थोड़ी है, जीडीए खुद बहुत सारी पार्टियों का अलायंस है। फिर एमकेएम से इनकी सीट एडजस्टमेंट हुई थी, पीएम। तो ये होता है ना, ये तरीकेकार है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 2 पार्टी रूल नहीं है, 3 पार्टी रूल भी नहीं है। हमारे यहाँ छोटे छोटे अलायंस रीजनल सतह पे बनते हैं। तो ये गिव एंड टेक होती है, अपने असूलों का सौदा किए बगैर आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अभी जो फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं उसकी हिमायत किए ना किए बगैर, बेसिकली आपका पॉइंट जो है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, एक आपका समझे राइवल उसको जो है वो मेक कर रहा है। सो मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर खान साहब, इसमें क्या हर्ज है? राइट। तो अगर इसमें भी कोई हट जाए तो फिर तो आइसोलेशन में दिस इज वेयर देयर स्ट्रेंथ जो है ना वो खत्म हो जाती है। पब्लिक ने जो करना था ना फरिया उनके लिए कर दिया, कम किया ज्यादा किया लेकिन वालियाना तरीके से कर दिया। अब आप पब्लिक को ही सड़कों पे लेकर आएंगे तो फिर लीडरशिप किस लिए होती है? उसका सेंस किधर है? उसका दिमाग किधर है? उसकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या हैं फिर? ठीक, क्वेश्चंस आ गए हैं बहुत सारे। आई कम टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कराची के इलेक्शन के ऊपर माजी में भी कई दफ़ा सवालात उठे, एक दफ़ा फिर सवालात उठ रहे हैं ख़ासतौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान की कामयाबी पर। कराची के हतमी नताइज 9 फरवरी को भी रात गए मौसूल हुए, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने 8 फरवरी की रात ही वाज़े अक्सरियत के साथ कामयाबी का दावा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने इस कामयाबी पर सवालात उठाए हैं। लेट्स वॉच दैट। एमक्यूएम इज गेनिंग एक्चुअली। नहीं देखे, वो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखे एमक्यूएम तो इतना गेन कर गई कि वो खुद भी कॉन्फिडेंस के अंदर चले गए कि भाई खुदा के वास्ते कराची वालों इतना प्यार ना दो कि हमारे बंदे ही नहीं इतना प्यार लेने के लिए। कराची की नहीं देखे, ये तो 65 साल से ऐसे इलेक्शन चलते रहे ना, आगे भी ऐसे चले। मेरी राय में एमक्यूएम की शायद इतनी मकबूलियत शहर में नहीं है कि वो इतनी सीटें जीत सकते। मेरे हिसाब से एक भी नहीं। उनके उम्मीदवार अगर पूरे मुल्क में होते 2-2.5 से जीत जाते अगर होते पूरे मुल्क। किन किन हलकों के नताइज पर सवालात उठ रहे हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पीटीआई के मुताबिक कराची में उनके 19 हलकों में उम्मीदवार जीत गए थे, लेकिन फॉर्म 47 में नताइज तब्दील किए गए। कराची के 40 से ज़ायद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज चैलेंज किए गए हैं। NA 232 में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार अदील अहमद के मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी 55,000 की बढ़तरी थी, लेकिन एमक्यूएम के उम्मीदवार आसिया इसहाक कामयाब हुई। और जो पूरी लिस्ट है शिकायत की वो आप स्क्रीन पर देख लें। हमें ज्वाइन करें हैदर रिजवी साहब। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हैदर रिजवी साहब, ये मुसलसल क्वेश्चन हो रही है आपकी विक्ट्री, बट मेन क्वेश्चन इज कि रात को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? बहुत शुक्रिया फरिया आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया। मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा कमाल हों या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, इनकी जो प्रेस टॉक हुई है वो बैरिस्टर गौहर के बाद हुई है। और उस वक्त जब बैरिस्टर गौहर ने विक्ट्री स्पीच की थी तो उस वक्त तो 5% नताइज भी नहीं आए थे, और उनकी विक्ट्री स्पीच को किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। और एमक्यूएम ने कोई विक्ट्री स्पीच नहीं की थी। उस वक्त भी ये बात की गई थी कि हमने 18 नशिस्तों में कराची में कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, कुल नशिस्तें 22 हैं, खड़े 18 कैंडिडेट किए हैं, जीते 15 हैं। तो ये नताइज तो एमक्यूएम 1987 से लेकर होने वाले 2018 तक के इंतखाबात में हासिल करती रही है, उसमें तो कोई ताज्जुब और हैरत की बात थी नहीं। यानी 87, 88, 93, 97, 2002, 2005, 2008, 2013, यही तमाम तकरीबन नशिस्तें थी जो एमक्यूएम जीतती रही है। मुझे हैरत है कि बगैर किसी दलील के लोग ये बात कर रहे हैं। तो अगर कोई दलील ले आए ऐसी कि जिसकी बुनियाद पर वो रिजेक्ट करे तो समझ में भी आता है। अपनी ही तरफ से बयान देकर अपने ही कैंडिडेट को कोट कर देना, ये तो कोई दलील ही नहीं है। और हमारा तो
10 मरतबा के इंतखाबात का ट्रैक रिकॉर्ड है Because नशिस्तों it's को not जीतने का। just PTI हैदर भाई, हाफिज नईम उर रहमान ने अपनी नशिस्त वापस कर दी, उन्होंने कहा PS 129 पर मैं नहीं जीता, इट्स PTI। हाफिज नईम उर रहमान का तो मामला आपके सामने आ गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो डील बन रही थी और जिस तरीके से एक सेटिंग के तहत जमात इस्लामी मर्ज करने जा रही थी पीटीआई के साथ, तो वो एक सब्जेक्ट था। फिर हाफिज नईम उर रहमान साहब का दूसरा मसला भी मैं आपको बता देता हूं, वो ये कि कराची के मेयर बनने के ख्वाब आज तक हाफिज नईम उर रहमान साहब ने नहीं छोड़े हैं। वहां पर जो पीटीआई के जीतने वाले काउंसलर्स या यूसी चेयरमैन हैं, वो आधे पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आधे हाफिज नईम साहब के साथ है। हाफिज नईम साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये जेस्चर एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल दिया जाएगा और जमात इस्लामी का इल्हाक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के साथ हो जाएगा, तो बाकी माइंदा जो पीटीआई के उम्मीदवारान हैं वो भी हाफिज नईम साहब को वोट कर देंगे और वो कराची के मेयर बन जाएंगे। तो ये बड़ी तह दर तह छुपी बात थी जिसमें उन्होंने ये कमाल करके ये मैं स्टेटमेंट आपका जरूर चलाऊंगी उनका जब वो आएंगे, अगर इजाजत है रजा हारून साहब, क्योंकि कराची को भी आपने करीब से देखा है, MQM को भी करीब से देखा है, ये जो सईद गनी साहब ने इल्जाम लगाया है, यू एग्री विद दैट? मैं असल में हैदर भाई बैठे हैं, मैं तो MQM को अच्छी तरह जानता हूँ तो मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा नहीं, एहतराम है बहुत इनका मुझे। कुछ बातें हैं जो तारीखी हवाले दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और उसमें एक तारीखी हवाला ये है कि 2002 में MQM इसी शहर से 4 नशिस्तें और हैदराबाद से 1 नशिस्त हारी थी, और यहाँ से 4 में से 3 जो है जमात इस्लामी से ही हारी थी और MQM ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। इसी तरीके से 2018 में इसी शहर से MQM 4 सीटें जीत पाई थी गालिबन, बाकी सीटें नहीं, और उस पर उन्होंने एहतजाज भी नहीं किया था। तो जिस पार्टी ने इनको हराया था उसी के साथ जाके कोलिशन भी बना ली थी। बहरहाल ये एक तारीखी हकायक है और इससे इनकार नहीं किया सकता कि MQM की मकबूलियत अपनी जगह रही है माजी में, लेकिन जो बात लोग कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे कि MQM की कोई इधर कोई पोजीशन नहीं थी या उसको बनना नहीं चाहिए था, ऑप्टिक्स नहीं थे, लेकिन लवाम जो वोट देते हैं उसी वोट का एहतराम है। दलील इसकी कोई नहीं होती है, दलील इसकी ये होती है कि फॉर्म 45 है, मुखालिफिन भी पेश कर रहे हैं, आप भी पेश कर दें, उसके अंदर सिर्फ एक आदमी ने बैठ के कैलकुलेटर पकड़ के टैबुलेशन करनी है। तो आपके फॉर्म 45 हों, शिकस्त देने का तरीका ये होता है, शिकस्त देने का तरीका ना बयान देकर है, ना टीवी पर आकर है, ना मीडिया में बैठकर है। उनके फॉर्म 45, आपके फॉर्म 45, और उसकी ऑथेंटिकेशन करेगा ECP। उसके एक कैलकुलेटर की ज़रूरत है, बंदे की ज़रूरत नहीं है, उसने बैठ के कैलकुलेट करना है और झूठे को झूठा, सच को सच साबित करना है। इसमें कोई डिबेट भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कानूनी दलील भी नहीं है, एक दिन की बात है अदालत में। तो वो जहाँ भी होगी वो या तो MQM सच्ची साबित हो जाएगी, या जो पार्टी क्लेम कर रही है उस पार्टी के पास ये राइट है ना, हारने वाली पार्टी के पास, जो अपने मसाइल लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए। तो ये तो मसला इसी तरीके से हल होगा। ठीक है, अगर इजाजत है तो सारा बानों से भी पूछ लें कराची के बारे में, थोड़ा सा न्यूट्रल आई होप एक हो जाएगा मामला। सारा बानो साहब, आपको क्या लग रहा है कराची में क्या हुआ है? कराची में क्या हुआ है? कराची में वापस से वही कहूंगी जो पीर साहब ने कहा है, GDA के सामने 0 और MQM के सामने 15। आपके लिए रिगिंग हुई ज्यादा है? मिल गई जी। तो जाहिर है जब हमारे पीर साहब, हमारी पार्टी लीडर, हमारे रूहानी पेशवा, उन्होंने बैठ के नेशनल टीवी पर, और एक चैनल नहीं था, हजारों चैनल्स के सामने बैठ के जब उन्होंने बात की है, तो वो बात फिर ऐसे हवाई बात नहीं होती, वो बात होती है। तो मैं इस पे क्या कह सकती हूँ जी। ओके, सो कमिंग टू यू नाउ, अभी जो बात अलायंस के हवाले से हो रही थी, ये सबको शिकायत होती है आपके साथ। जमात इस्लामी आपकी पुरानी एलाई रह चुकी है, बट वो भी शिकायतें उनको उस वक्त भी थी, अभी भी फिर आपका जो अलायंस है इट डिडंट मटीरियलाइज, क्या वजह क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारा अलायंस जो मटेरियलाइज हो गया था, प्रॉब्ली उनके ऊपर प्रेशर आया होगा, उन्होंने किसी वजह से विड्रॉ कर लिया होगा। और अगर फ़र्ज़ करें प्रेशर नहीं भी है, उन्होंने अपने एक तहफ़्फ़ुज़ात किए थे कि भाई अगर आपने हमसे करना है तो KP में भी करे और फेडरल में भी करे। जिस किस्म की स्टेटमेंट जो भी है ना, देखिए ना, जस्ट अ क्वेश्चन, जैसे मरवत साहब ने दी, मुझे कॉल कर रहे हैं ज़दाई साहब, ये आप अभी कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर आ गया, डू यू थिंक कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए ऑन सीरियस? अच्छा, मैंने 3-4 ऐसे MPs MNAs की वीडियोस देखी हैं जिन्होंने कहा है कि उनको कॉलें आ रही है और उनको
प्रेशराइज किया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है जो सिंध में उनको कहा जा रहा है, या अगर वो आप MQM के साथ और या फिर पीपल्स पार्टी के साथ करो और उसमें करो, वरना हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, ये एक बंदे की बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा है। और उसमें अगर उन्होंने कहा हुआ है तो वो सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, मैं उनके फेस वैल्यू में, मुझे मेरे लिहाज से कोई झूठ नहीं बोलता, ठीक है। उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग कुड बी डिफरेंट। बट जो सॉल्यूशन दिया रज़ा ने कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना हम गए हुए हैं, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी गए हुए हैं, ठीक है। मेरे लिहाज से हम लोगों ने रूट गलत किया था कि हम पहले कोर्ट में चले गए थे, हमें पहले इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से ट्रिब्यूनल जाना चाहिए, ट्रिब्यूनल इज द हाई कोर्ट, और उसके बाद अगर कोई नहीं होता तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। दैट इज द राइट थिंग। लेकिन देखिए मैं रज़ा हारून साहब की बात को आगे लेकर चलूंगा कि जिस लिहाज से अब ये हैदर रिजवी साहब कह रहे हैं कि जी अब ये और बयानी, देखिए बात सिंपल सी बात है, इलेक्शन इज अबाउट काउंटिंग द वोट्स, और उस पर आप फॉर्म 45 बनाते हैं, उस फॉर्म 45 के ऊपर हर एक के दस्तखत होते हैं। अब अगर उसमें 10 कैंडिडेट है तो हर एक के पास एक जैसा फॉर्म 45 होगा, उनकी गिनती एक जैसी होगी और उस पर दस्तखत एक जैसे होंगे। लेकिन अगर मैं फर्ज करें मैं विनिंग कैंडिडेट हूं और मैंने बेईमानी की है, तो मैं जब फॉर्म 47 को जब मैं बनवाऊंगा किसी तरीके से, तो मैं अपना फॉर्म 45 चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं बाकियों की तो नहीं चेंज कर सकता ना। सिंपल सी बात है, लाके निकाल के देख लो। अगर 2 बंदों के एक जैसे आ रहे हैं या 3 बंदों के या 4 बंदों के या मेजॉरिटी लोगों के एक जैसे आ रहे हैं, आपके पास प्रूफ होगा। हाँ, अभी आपके पास इतना टाइम जरूर है कि आप उनमें इंडिविजुअल्स को आके उनको प्रेशराइज करके वो फॉर्म 45 चेंज करना शुरू कर दो। इन सब चीज़ों के बावजूद हम तब भी जा रहे हैं, ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, हम उसमें जरूर जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम लीडर बता दें जल्दी से, कौन हो सकते हैं, नाम बता दें। कोई भी हो सकता है मेरे लिहाज से, कुछ तो होंगे। अली मोहम्मद खान, देखिए मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे तो अली मोहम्मद खान इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। शानदाना गुलजार, अच्छा देखिए हर एक है, अली मोहम्मद खान है, शानदाना गुलजार है, आतिफ है, असद कैसर है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर लीडरशिप है। मैं समझता हूँ उनको उनमें से किसी न किसी एक को बन जाने चाहिए। बहुत सारे लोग कैंडिडेट कौन होंगे? वो भी इनमें से कोई होंगे। देखिए मुझे क्या था कि शायद मुल्तान से हो, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कौन सा हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में अगर हो तो सीनियरिटी को सामने ज़रूर रखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। बाद दफ़ा आपको पॉलिटिकली, बाद दफ़ा आपको थोड़ा सा सीनियरिटी या लॉयल्टी, यू आर लिविंग इन वेरी डिफरेंट टाइम्स। देखिए ज़्यादातर जो सीनियरिटी मीन्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पुराने चले आ रहे हैं, सीनियर इन पाकिस्तान, दे आर लॉयल पीपल, ठीक है। लेकिन एक बात है, होना ये नहीं चाहिए कि जस्ट बिकॉज कि मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन चूंकि मैं भतीजा हूँ, भांजा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मुझे आप बना दें चीफ मिनिस्टर, मुझे आप बना दें प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए भाई, चीफ मिनिस्टर के लिए बेटी, प्राइम मिनिस्टर के लिए खुद, या चीफ मिनिस्टर के लिए भांजा या भतीजा, या फिर बाप, बहन, बेटा, बेटी, ये जो चीजें होती है ना, ये डायनेस्टी ये नहीं होनी। ये हैदर रिजवी आप साहब तो एग्री करेंगे इससे, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है MQM? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खुल के इख्तिलाफ करें ना जरा, अभी कर सकते हैं खुल के इख्तिलाफ आजकल 100%। मतलब इसमें दो राय क्या है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हम खिलाफ हैं इसके। हमने साबित किया है, 12 इलेक्शनों में हमने हिस्सा लिया और हमारे पास कोई खानदानी सीट कभी मौजूद नहीं रही। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम लोग तो कन्वीनियंट अमनीजिया में रहते हैं। 2018 के इंतखाबात में कराची में तो फॉर्म 45 मिले भी नहीं थे, किसी कैंडिडेट को लेने ही नहीं दिए गए थे फॉर्म 45। आज तो फॉर्म 45 हैं। और मैं तायीद करता हूं रजा हारून भाई की, जिनके लिए बहुत एहतराम है, मेरी सारी जिंदगी इनके साथ गुजरी है, कि बजाय सोशल मीडिया पे फॉर्म 45 दिखाने के जो इसका प्रॉपर जो वे है उसको ऑप्ट किया जाए। वहां ये भी फॉर्म 45 लाएंगे, हम भी फॉर्म 45 लाएंगे। पर सर एक सवाल है कि जब मुझे बात करने दीजिए, मुझे 4 लोगों के जवाब देने हैं ना जी। यहाँ तो ऐसे भी फॉर्म 45 सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं जो आपके नाम से बन जाएंगे। आपको कैंडिडेट बनाकर उसको एडिट करके फॉर्म 45 घुमा दिया जाए तो फॉर्म 45 घूम जाएगा। तो इसका फैसला तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को करना है। सिर्फ अपने लोगों के बयानात को सामने रखकर
اور جعلی فارم 45 گھما کر جو ایڈیٹڈ ہوں اس پر کوئی اگر آپ نیریٹو بنا لیں تو مجھے اس سے زیادہ اور کوئی حیرت نہیں ہو سکتی. رائٹ. سو سارہ بانو صاحبہ, جی ڈی اے نے 16 فروری کو احتجاج کی کال دی ہے, جماعت اسلامی کو دعوت دی گئی ہے, جے یو آئی ایف اور تحریک انصاف کو بھی دعوت دیں گے؟ جی مولانا ان کو دعوت دی گئی ہے اور میرے خیال میں وہ لوگ ہوں گے, کیونکہ وہ میں نے ابھی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ہی دیکھا کہ وہ لوگ ہوں گے, کہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں. باقی سب کو پلیز کر فرائیڈے کو یہاں پر آ کر جلسے کی اگر آپ کو دیکھا حال لوگوں کو بتایا جا سکے. رائٹ. سو پیپل جی بات 45/7 گھوم گئے تو مجھے یاد آ گیا کہ شہزادہ سلیم نے جب بھی انارکلی کو تو کبوتر اس کے ہاتھ سے اڑا تھا, معصومیت سے بولا کہ وہ تو اڑ گئے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ فارم 45 اور 47 کسی کو نہیں مل رہے. یہاں پر کچھ بنتی ہے کسی چیز کو. کبوتر آپ کہہ رہی ہیں اڑ گئے تھے اس وقت؟ جی رائٹ. ایک دم کبوتر. اوکے, سو یہ ایک انٹرسٹنگ ہے. بٹ میرا اس میں ایک اور کویشچن بھی ہے رضا صاحب کہ فارم 45 اگر ایک طرف کے صحیح ہے یا دوسری طرف کے, اس میں سگنیچر ہے ایک طریقہ ویریفائی کرنے کا, بٹ یہاں پہ اگر 2-3 کینڈیڈیٹس کے میچنگ ہو اور ایک کا الگ ہو پھر کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف امیدواروں کے پاس ہی کاپی ہوتی ہے, اس کی ایک ماسٹر کاپی الیکشن کمیشن کا جو نمائندہ ہے, پریزائڈنگ آفیسر ہے, وہ اپنے پاس رکھتا ہے. اس پہ تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہونے چاہیے. یہ لا ہے, یہ میری آپ کی خواہش نہیں ہے, یہ الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا جا چکا ہے کہ تمام پولنگ ایجنٹس جو بھی نمائندہ پولنگ ایجنٹس ہوں گے جو کاؤنٹنگ میں بیٹھیں گے اس پولنگ اسٹیشن پہ, ان کے دستخط لازمی قرار دیے گئے ہیں. یہ قانون ہے. تو ایک تو اس پہ دستخط ہونا چاہیے, اس کے بعد پریزائڈنگ افسر کے بعد بھی ایک کاپی ہوگی. تو یہ سب یہ 3-4 یہ کلیمنٹس جائیں گے, ایک جائے جو کلیم کر رہا ہے, رسپونڈنٹس ہوں گے, پھر 4-5 اور وہاں پہ امیدوار یقیناً ہوں گے. ہر ایک کا تو پولنگ ایجنٹ بیٹھا بھی نہیں ہوتا فری, 1-2-3 ہی پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اندر, تو باقی لوگوں کو تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم جیتے یا ہارے. تو وہ جو 2-3 لوگ ہیں, ایون 2 لوگ ہیں, ایک کم از کم یہ تو ہے نا کہ ایک کلیمنٹ ہے اور ایک سامنے اس کا جو رسپونڈنٹ ہے, یہ 2 اپنے فارم 45 لے کر چلے جائیں. اس سے میں آپ کو بتاؤں نا اتنی ظاہری انوملیز ختم ہو جائیں گی. نمبر آف ووٹس, نمبر آف ریجیکٹڈ ووٹس, کاؤنٹنگ, ٹوٹل نمبر آف بیلٹس, ہاؤ مینی بیلٹ, بہت کچھ ہوتا ہے ایک فارم 45 کے اوپر. وہ جب وہ سامنے بیٹھ کے دیکھیں گے, جو جج بیٹھے ہوں گے ٹرائبونل کے اندر, ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس کا فیصلہ کرنا. پیپلز پارٹی یہ ریگنگ ہوئی ہے تو یہ صرف آپ کی سیٹس پہ ہوئی ہے یا جماعت اسلامی کی طرح آپ کو بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹس پہ بھی ہوئی ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیسٹ کیسز اٹھائے جائیں. جب یہ کلیم ہر طرف پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لاہور کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, شہری رحمان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, بہت ساری پارٹیاں جو یہ بات کر رہی ہیں, فضل الرحمان صاحب آج بات کر رہے ہیں. تو ہر صوبے سے سیمپل ٹیسٹ کیسز لے لیے جائیں جہاں پہ آپ کے پاس میکسیمم ایویڈنس اویلیبل ہو. ایسا نہ ہو کہ کلیمنٹ حیدر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری بہن بھی ٹھیک کر رہی ہے کہ اب فارم 45 ہے ہی نہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی, عدالت کا بھی, تو عدالت آپ کریں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایٹ لیسٹ ہر شہر سے آپ 3-3 4-4 ایسے ٹیسٹ کیسز اٹھائیں, 2-2 ٹیسٹ کیسز اٹھا لیں جو کہ بہت ہی ایویڈنٹ ہو, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہو, فیصلہ کر لیں, پورے شہر کا بدل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. جو 180 کا کلیم ہے وہ ایگزیجریٹڈ لگتا ہے. 180 پہ کیسے ریگنگ ہو؟ دیکھیں اس طرح ہے, ایک سرور باری صاحب نے بھی اپنا ایک وہ بتایا ہوا ہے جو انہوں نے اپنی اسٹیٹسٹکس نکال لی ہیں. بقول ان کے کم از کم 40 سے 50 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ تحریک انصاف لیڈ پر ہے اور اس کی وجہ سے کیا. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا فارم 47, دیکھیے فارم 47 ہم نے ایک مثال دیکھی ہے. 130 پہ فارم 47 آیا تھا, اس کے اوپر پہلے لکھا ہوا تھا کہ جو پول ووٹس ہیں وہ اتنے ہیں اور جو ایکسیپٹڈ ووٹس ہیں اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں باقیوں کے سارے زیرو تھے. اس کے بعد پھر وہ ہٹ کے ایک اور نیا آیا جس میں پھر اس کو کریکٹ کیا گیا. تو جب یہ ساری چیزیں, اس کا مطلب ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیں مسٹیک ہو رہی ہیں تو آپ سب کو لوگوں کے سامنے آ کے سائن کروا لیں نا یہ ساری چیزیں, اس کے بعد کریں. اس بیسیکلی ہوتا ہے. لیکن جب آپ لوگوں کو, انہوں نے بتایا, فافن نے بتایا کہ 131 اس میں کسی کو جانے نہیں دیا, کسی اور جگہ پہ وہ نہیں دیا, ان لوگوں کو جو مختلف جو کیا کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے ان کو نہیں جانے دیا. اچھا 66 پولنگ اسٹیشن ایسے جہاں سے لوگوں کو کسی کو انٹر نہیں ہونے دیا اور بغیر کسی اس کے بغیر سگنیچر کے بغیر
ویریفیکیشن کے بغیر اس کے آپ نے فارم 47 بھی کر دیا, فارم 49 بھی بنا دیا ہے. وہ جو ڈسپیوٹڈ ہیں ان پہ آپ نے فارم 49 بنا کے کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فارم 49 بن گیا نا, اب لڑتے پھر عدالت میں 5 سال تک, اس کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے نئے چیف جسٹس کے لیے, جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور اگر وہ ان چیزوں کو نہیں ایڈریس کر سکتے. کہ چیف جسٹس کو یہ دیکھنا ہے. چیف جسٹس میں کہہ رہا ہوں دیکھیں, چیف جسٹس جو ہے نا, وہ چیف جسٹس ہمارا آخری فورم ہوتا ہے, یہ ڈیو پروسیس نہیں ہے. آپ ٹریبونلز میں جائیں, میرے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آخری پروسیس جو ہے نا, آپ آخری پروسیس کو پہلے پہ مت لیں, آپ اپنے سارے وینیوز ختم کر لیں. So last refuge will be Chief Justice of Pakistan. ضرور اس پہ اپنی رائے دیں. Do take care of yourself. اللہ حافظ.